वेलकम स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ एडम स्मिथ, मनी एंड वैल्यू। मनी एंड वैल्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और मनी एंड वैल्यू के जो पॉइंट्स एडम स्मिथ ने डिपिक्ट करे बताए हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे कि मनी और वैल्यू के बारे में क्या स्टेटमेंट है एडम स्मिथ का और क्या इन्होंने अपना स्टैंड पॉइंट दिया है इस थ्योरी के अंदर। इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ एडम स्मिथ अबाउट मनी एंड वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं मनी के बारे में। मनी को अगर जो एक फॉर्म है जिसको इकोनॉमिक्स के अंदर कमोडिटी बोला जाता है, कमोडिटी से तुलना की जाती है मनी की, कि मनी भी एक खुद कमोडिटी है। तो स्मिथ ने इसी पॉइंट को लेकर डिस्कस करा है मनी के बारे में कि जो मनी का ओरिजिन हुआ है वो एक तरीके से मर्चेंट या फिर एवरी मैन के द्वारा हुआ है। मर्चेंट और जो ट्रेडर्स है उनके इफेक्ट के द्वारा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, मर्चेंट कोई काम करते हैं, तो उन लोगों को जो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वर्क करने का, वो किसी चीज़ को गेट करना है। जैसे मनी गेट करना है, एक ऐसी करेंसी गेट करना है जिसको वो यूज़ करके यूनिवर्सल के अंदर अपने अकॉर्डिंग चीज़ खरीद सके, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीद सके। तो स्मिथ ने जो मनी का ओरिजिन बताया है वो बताया कि हर मैन, एवरी मैन बिकम इन सम मेजर अ मर्चेंट एंड देयरफॉर इन इफेक्ट अ करेंसी इज नीडेड टू सर्व यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट। स्मिथ ने इस चीज़ को डिपिक्ट करा है, इस चीज़ को बताया है कि हर मैन, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो कॉमर्शियल पर्सन हो जो किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को करता हो, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि मनी का यूज़ करना, मनी को क्रिएट करके और अपनी नीड एंड वांट को पूरा करना। तो एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मनी को माना गया है। अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसमें देखा गया, वो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग, यानी कि ट्रेड के या बिजनेस के रिगार्डिंग। तो द मनी इज़ ए इंस्ट्रूमेंट विच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज। इसी पॉइंट को लेकर ये पॉइंट बताया गया कि मनी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मिथ के अकॉर्डिंग मनी यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बिना लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि मनी की हर ज़रूरत पड़ती है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। मनी की एक इम्पोर्टेंस है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, बड़े मात्रा पे जो प्रोडक्शन करना है, उसके अंदर मनी के बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिज़नेस करना मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे देखी जाए तो सब चीज़ मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, मनी डेवलप स्पॉन्टेनियसली टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मनी का यहाँ पे फॉर्मेशन क्यों हुआ? जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आता है, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी निकलता है। वैसे ही मनी भी एक सॉल्यूशन है किस प्रॉब्लम का? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे वैल्यू मेज़र नहीं हो पाती थी, एक वैल्यू स्टोर नहीं हो पाती थी, या फिर डिविजिबल गुड्स की प्रॉब्लम थी। तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करा यहाँ पे स्मिथ ने। तो मनी जो डेवलप करा गया है वो एक डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर एक्सचेंज के कारण ही मनी डेवलप हुआ है, और इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म आया है बार्टर सिस्टम का, एक को रिप्लेस करके एक नया फॉर्म आया जिसको मनी कहते हो। मनी एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज कर सकता है। दो फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोड़ दिया है, जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं और ज़्यादातर फेमस है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो ऐसे पॉइंट है जो मनी की फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बताता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक सोर्स है जिसका एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी एक वैल्यू है जिसका मेजर कर सकते हैं। मनी के बिना यूनिवर्सल में कोई भी चीज़ या कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करना आसान नहीं है। किसी भी चीज़ की प्राइस, किसी भी चीज़ की वैल्यू वो मनी के फॉर्म में ही काउंट होती है। किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मनी के फॉर्म में काउंट होती है। तो स्मिथ ने इस चीज़ को भी बताया कि मनी क्या है? मनी एक कमोडिटी है, एक सोर्स है, एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी चीज़ को एक्सचेंज करने में काम में लेते हैं, या फिर किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने में काम में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और बेसिकली प्राइमरी फंक्शन भी माने जाते हैं मनी के।
इसके अलावा स्मिथ ने ब्यूलिनिस्ट पॉलिसी को भी रिजेक्ट करा है, जो जिनका काम क्या है, जो जिनकी थिंकिंग क्या है कि हम सिर्फ मनी से सरप्लस करें, ओनली मनी से ही हम प्रॉफिट करें, जिनका मेन एम क्या है कि जो मनी आया है उनका प्रॉफिट से, जो मनी प्रॉफिट में आया है वो हम हमेशा होम में रखें, हमारे पास ही रखें। तो इस चीज़ की पॉलिसी जो है इसको रिजेक्ट करा है एडम स्मिथ ने, कि इन्होंने क्या बताया कि जो मनी का सरप्लस आता है, क्वांटिटी ऑफ मनी का सरप्लस आता है, वो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा ही आता है और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए ही यूज़ होता है। तो इन्होंने इस थ्योरी के अंदर अपना एक व्यू पॉइंट दिया है कि सरप्लस जो होता है मनी का, वो एक तरीके से एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते बनाते तब अदर कंट्रीज़ में बेचते हैं, तो मनी का सरप्लस वहाँ से क्लियर आता है, और मनी का सर्कुलेशन से कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ और कंट्री का इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को इन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करा है, क्लियरली अपने थॉट के अंदर, अपने आइडियाज़ में बताया है। और इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करा है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बनने के लिए मनी को सर्कुलेट ना करे, अपने होम में ही रख ले, मनी के सरप्लस को आगे बढ़ाए नहीं, तो ये चीज़ इस चीज़ के ये अगेंस्ट है। ही सजेस्टेड दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सबसे ज़्यादा जोर दिया इन्होंने कि सर्कुलेशन अगर अच्छा बनाना तो इंटरनल इकोनॉमिक लेवल को, इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम सुधारें, हम सही करें, हम इम्प्रूवाइजेशन की तरफ लेकर आए, सो वी गेट फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन टुडे एज एरा, यानी कि आज के युग में हम फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं इंटरनल इकोनॉमी को, अगर इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सही करें तो मनी के बारे में इन्होंने बहुत अपनी पॉलिसीज़, अपनी थ्योरी बताई है, और इस चीज़ के अंदर मनी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म इन्होंने बताया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू है। मनी के सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया कि मनी का सर्कुलेशन इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को सुधार के करा जा सकता है, और मनी के बारे में बहुत अपने स्टैंड पॉइंट इन्होंने दिए हैं। सेकेंड आता है थ्योरी ऑफ वैल्यू। थ्योरी ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या है? सबसे पहले वैल्यू का मतलब किसी चीज़ की कीमत। थ्योरी ऑफ वैल्यू किसी कमोडिटी की वैल्यू, या फिर किसी भी चीज़ के जो प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं उसकी वैल्यू। तो उस चीज़ के ऊपर इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है कि इन्होंने दो चीज़ में डिफरेंस पैदा करके उनके बारे में डिफरेंस बताकर अपना व्यू दिया है। सबसे पहले किसके बारे में डिफरेंस बताया? वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अपने डिस्कशन में इन्होंने, एडम स्मिथ ने, वैल्यू इन यूज़, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन कर रहा है, किसी भी गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, उसके यूज़ करने की वैल्यू या उसके एक्सचेंज की वैल्यू को अलग अलग बताया है। सो एक्सचेंज करने की वैल्यू, ख़रीदने की वैल्यू, और कितना यूज़ करा उसकी वैल्यू। कोई चीज़ खरीद के लाया तो कितनी वैल्यू थी, और कोई चीज़ उस चीज़ को ख़रीदने के बाद यहाँ पे आपने कितने में उसको ख़रीदने के बाद कितना यूज़ करा, उसकी वैल्यू अलग। तो दो चीज़ें इन्होंने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन करी है। First refers to utility of the commodity and second the power of purchasing other goods। कितना यूटिल्स है, कितना सेटिस्फेक्शन गेट कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और सेकंड उन्होंने पावर ऑफ परचेजिंग अदर गुड्स, और कितना गुड्स को परचेस करने की पावर है, इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन करा है। इन्होंने यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, यानी किसी कमोडिटी की यूटिल्स भी बताइए कि कितना उसको यूज़ करके सेटिस्फाई हो सकता है पर्सन। फॉर एग्जांपल 1 कप टी, 2 कप टी, 3 कप टी, कितना टी का कंजम्पशन कर सकता है व्यक्ति, तो वो टी की यूटिल्स हो गई, कॉफ़ी की यूटिल्स हो गई। इस तरीके से कमोडिटीज़ होती है, तो उनके यूज़ करता, कितना यूज़ उसको, कितना अपनी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। और सेकंड द पावर ऑफ परचेजिंग अदर कमोडिटी, और दूसरा क्या देखता है, वो पावर देखता है कि कौन से गुड्स को परचेस करने की पावर देखता है, कि उसकी कितनी पावर है कि जिससे वो गुड्स को परचेस करे। और ये दोनों चीज़ें वैल्यू में आती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा ही होती है, और उस चीज़ की डिमांड भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो वैल्यू बढ़ जाती है तो उस चीज़ की डिमांड धीरे धीरे कम भी होती जाती है। तो कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होती है। उसकी नीड एंड वांट, लोग बाग उसकी नीड एंड वांट को ध्यान से देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, और फिर अपनी
पावर ऑफ परचेजिंग के द्वारा उसको गुड्स को यहाँ पे परचेज करता है। दिस इज ही एक्सप्लेन विद द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। द कमोडिटीज लाइक वाटर प्रोसेसिंग possessing greatest value in use have little value in exchange। कई गुड्स के बारे में इन्होंने बताया डायमंड वाटर पैराडॉक्स। कई गुड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नीड है, उनकी ज़रूरत है, जैसे वाटर, लेकिन अगर एक्सचेंज की वैल्यू की बात की जाए तो बहुत लिटिल या नो वैल्यू देखा जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल है। तो इस चीज़ को इन्होंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में बताया। डायमंड का भी यही, इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, डायमंड बहुत प्रीशियस है, एक्सचेंज वैल्यू हाई है लेकिन वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है। तो दोनों कंसेप्ट से, डायमंड वाटर पैराडॉक्स से इन्होंने ये समझाया है कि वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज किस तरीके से डिफाइन है। वाटर का वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, और डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ यूज़ इन यूज़ कम है। तो इन्होंने वैल्यू के बारे में बताया है, एक वाटर और डायमंड का एग्जाम्पल इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर दिया है। ऑन दी अदर हैंड द कमोडिटीज़ लाइक डायमंड हैव लिटिल यूज़ इन हैव ग्रेटेस्ट वैल्यू इन एक्सचेंज। इन्होंने इस चीज़ को समझा दिया अपनी थ्योरी में कि डायमंड जो है लिटिल यूज़ है लेकिन वैल्यू एक्सचेंज बहुत ग्रेटेस्ट है। और इसी चीज़ के अंदर इन्होंने अपनी 2 थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करा है। 2 थ्योरी इन्होंने बताई है अपनी वैल्यू के थ्योरी के अंदर, एक तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड कॉस्ट प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसी चीज़ के बेसिस पे कि लेबर के थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है और कॉस्ट और प्रोडक्शन थ्योरी वैल्यू क्या है। तो स्मिथ ने अभी तक हमने जो पढ़ा थ्योरी ऑफ वैल्यू में ये बताया कि वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज डिफर है। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी अलग है, पावर ऑफ परचेसिंग अलग है। कमोडिटी की यूटिल्स क्या है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, और पावर ऑफ परचेसिंग क्या है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। इन्होंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स से वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज को डिफ़र करा है और दोनों कमोडिटीज़ के बारे में बताकर वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के बारे में बताया है। इन्होंने 2 थ्योरी के बारे में बताया, 2 थ्योरी एक्सप्लेन करी, 2 थ्योरीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन कराया। फर्स्ट है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सेकंड है कॉस्ट प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू हिम इन द रियल प्राइस ऑफ एवरीथिंग was a toil and trouble of acquiring it. This was the essence of labor theory of value। किसी भी चीज़ की जो प्राइस बनाई जाती है वो एक तरीके से रियल प्राइस होती है। रियल प्राइस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्राइस जो लेबर के द्वारा क्रिएट करी गई है, जिसमें लेबर ने अपना एफर्ट लगाया है और वही प्राइस रियल है। इस चीज़ को इन्होंने बताया द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। इस चीज़ को क्रिएट करना और इस चीज़ को एक्वायर करना, किसी भी कमोडिटी को पहले क्रिएट करना लेबर के द्वारा और उसी चीज़ को एक्वायर करना लेबर को सेटिस्फाई करने के लिए, लेबर के द्वारा क्रिएट करना और लेबर को सेटिस्फाई करने के लिए। लेबर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं कंज्यूमर, लेबर को उनकी कॉस्ट देते हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो देता है कंज्यूमर। जब किसी गुड्स को परचेस करते हैं तो उसकी वैल्यू देते हैं और वैल्यू जब देते हैं तो वो लेबर को पहुँचती है। तो प्रोडक्शन होता है, लेबर ट्रबल में आता है, प्रोडक्शन करता है, देन वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है, वापस से अपने एरिया में आ जाता है। जब वो ट्रबल करने के बाद वापस से उसको इनकम मिलती है तो वो वापस से अगेन सेटिस्फाई होता है। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी के अंदर कि लेबर की क्या इम्पोर्टेंस है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कराया। इसके बाद बता रखा है इन्होंने कि लेबर थ्योरी जो है वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के द्वारा बनाया गया था। इस चीज़ को भी इनके थ्योरी में बताया गया है। तो लेबर का जो हार्ड वर्क है, डेट इज़ अ टॉयल, और जो लेबर का ट्रबल है उसके द्वारा ही यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और उसी की वैल्यू है यहाँ पे। जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में, तो वो लेबर की हार्ड वर्किंग और लेबर की ट्रबल से ही क्रिएट होता है। तो इन्होंने जो वैल्यू बताई है, वैल्यू के अंदर लेबर की इंपॉर्टेंस बताई है कि जो वैल्यू दी जाती है वो लेबर को दी जाती है। There's a theory of value that is cause of first formulated by father of political economy, but in his cost of production theory of value Smith gave a contradictory view। अब इसमें कुछ ऐसा व्यू दिया है इन्होंने जो एक तरीके से
कंट्रोवर्सी का पॉइंट बन गया। ही सेड द वैल्यू ऑफ कमोडिटी वाज गवर्न बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दो चीज़ें इन्होंने बताई है, लेबर में इन्होंने लेबर के ओनली लेबर को इंपॉर्टेंस दी है, बट इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। किस तरीके से कंट्रोवर्सी का पॉइंट कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया कंट्रोवर्सी का पॉइंट क्योंकि एक लेबर थ्योरी वैल्यू में इन्होंने एक चीज़ बताई है कि लेबर इंपॉर्टेंट है, लेबर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती है, लेकिन उन्हीं के खुद की सेकंड थ्योरी के अंदर, सेकंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में देखा जाए वैल्यू की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी है वैल्यू की, उसमें उन्होंने किस चीज़ को वैल्यू दे दी यहाँ पे, लैंड, लेबर और कैपिटल को। तो एक थ्योरी में तो ये लेबर को इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरी थ्योरी में ये लैंड, लेबर, कैपिटल को इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, जो थ्योरी ऑफ वैल्यू है, वो कैसे क्रिएट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू किसको दी जाती है, जो भी खर्चा आता है, एक्सपेंसेस किसी प्रोडक्ट को बनाने का, और ये बात सही भी है, और लेकिन इसमें सबको बांटा जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल को। तो पेमेंट यहाँ पे तीनों को करा जाएगा, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को। तो दो थ्योरी इन्होंने बताई है, एक थ्योरी में लेबर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और दूसरी में कॉस्ट में लैंड, लेबर और कैपिटल को इंक्लूड करा है। इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्राइस बताया, जैसे नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में डिफ़र करा इन्होंने। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई इन्होंने थ्योरी ऑफ वैल्यू में। पहले हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंदर कि इन्होंने यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और पावर ऑफ परचेसिंग बताया, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज में डिफरेंस बताया, डायमंड वाटर पैराडॉक्स बताया, और इन्होंने इस चीज़ को बताया कि लेबर थ्योरी और वैल्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी क्या है। लेबर थ्योरी के अंदर लेबर की इंपॉर्टेंस बताई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में लैंड, लेबर, कैपिटल की इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई है। अब इन्होंने बात करी है नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में। इन्होंने क्या बताया कि लेबर अलोन ही कोई सारा काम, मतलब जितने भी वर्क होता है वो सारा नहीं कर सकता प्रोडक्शन का, तो इन्होंने कैपिटल एक्यूमुलेशन को भी इंक्लूड करा। अब ये भी इस लेबर थ्योरी के ऑफ वैल्यू के अगेंस्ट, या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बिल्कुल अलग हट के पॉइंट क्रिएट होता है। एडम स्मिथ के द्वारा बनाया गया है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन हैड नॉट स्टार्टेड। जो सोसाइटी के अंदर होता था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं था, लैंड अप्रोप्रिएट नहीं थी, लेबर अलोन ही काम करता था। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया कि फैक्टर प्रोडक्शन का जब स्टार्टअप हुआ, एक्शन में आया, तो एक फैक्टर से ही प्रोडक्शन पॉसिबल था नहीं। तो इन्होंने क्या बताया कि लैंड का होना और कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर लैंड, कैपिटल होंगे तो दोनों के एफर्ट्स से यहाँ पे लेबर साथ में काम कर पाएगा और कोऑपरेटिव एफर्ट से प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया थ्योरी ऑफ वैल्यू में कि वैल्यू जो क्रिएट होती है फाइनली, अगर रियली में देखा जाए तो लेबर एक सिंगल फैक्टर नहीं है, लेबर कंप्लीट नहीं है बिना लैंड और कैपिटल के। जब लेबर लैंड और कैपिटल को यूज़ करता है तो वो प्रोडक्शन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सक्सेसफुल होता है, और वो अपनी वैल्यू जो होती है वो गेट करता है। तो एक तरीके से इन्होंने बताया कि लेबर जब वैल्यू गेट करता है तो लैंड और कैपिटल का दोनों का यूज़ करता है। सो इन्होंने आखिरी में क्या बताया कि जो भी प्राइस दी जाती है किसी कमोडिटी को, जो भी प्राइस किसी कमोडिटी के ऊपर दी जाती है कंज्यूमर के द्वारा, वो एक तरीके से रिवॉर्ड है किस किस को, लेबर को, लैंड को और कैपिटल को। इन तीन चीज़ों को इन्होंने इनका रिवॉर्ड माना है, जो इनको जो कॉस्ट दी जाती है, लेबर, लैंड और कैपिटल, ये तीन चीज़ें हैं, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी का सम है। और प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, इन तीनों का सम है। इन तीनों को जो दी जाती है कॉस्ट, दैट इज़ अ लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस। तो इस चीज़ को इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया है। लैंड, लेबर, कैपिटल की हेल्प से यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी दी जाती है। स्मिथ ने इस चीज़ को भी कॉल करा कि नेचुरल रेट नेचुरल प्राइस होती है, और प्राइस, नेचुरल प्राइस क्या होती है, नेचुरल प्राइस में प्रॉफिट, वेजेस, रेंट आता है। यानी किसी भी चीज़ की नेचुरल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है जो बनती है, वो प्रॉफिट, वेजेस और रेंट है। तो नेचुरल प्राइस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी को भी समझाता है। कैसे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में लैंड, लेबर और कैपिटल को
जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो यही है कि लैंड को रेंट देना, लेबर को वेजेस देना, कैपिटल पे प्रॉफिट, इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो वो चीज़ नेचुरल प्राइस ही दी जाती है लैंड लेबर कैपिटल को, और लैंड लेबर कैपिटल से जो इनका प्रॉफिट, वेजेस और रेंट दिया जाता है वो नेचुरल रेट होती है। फिर इन्होंने मार्केट प्राइस के बारे में बताया। मार्केट प्राइस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस बनती है वो मार्केट प्राइस होती है। नेचुरल प्राइस क्या होती है? जो प्रॉफिट, वेजेस, रेंट जो दी जाती है किनको? लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस से अलग है। मार्केट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से बनती है। मार्केट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से बनती है। तो अब इन्होंने एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि अगर मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस से हाई रहेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। ऑब्वियसली क्लियर है। कैसे? जैसे मार्केट प्राइस है पहले डायग्राम में, इस चीज़ में सप्लाई कांस्टेंट है, एमएस वाला जो पॉइंट है इस डायग्राम में सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड कम है। किसी भी चीज़ को सप्लाई का लॉ कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर प्राइस हाई होती है तो सप्लाई उसकी ज़्यादा करने को इंस्पायर होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या फिर किसी चीज़ की अगर प्राइस हाई रखते हैं तो वो सप्लाई करने को ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इससे कम है। अभी एक्स एक्सेस तो क्वांटिटी हो गया, वाई एक्सेस प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस से ज़्यादा है। ये वाला पॉइंट प्राइस का है, इस चीज़ में हम समझाते हैं। ये वाला पॉइंट प्राइस का है और ये वाला पॉइंट मार्केट प्राइस का है। प्राइस यानी कि नेचुरल प्राइस, और ये वाला पॉइंट मार्केट प्राइस का जो एमपी है। मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि जो पी एमपी है वो पी से ज़्यादा है। और एमएस जो है वो कांस्टेंट सप्लाई, ये वाला पॉइंट एमएस जो है वो कांस्टेंट सप्लाई है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि डिमांड अभी कम है। डिमांड डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो इन्होंने ग्रेटर देन सप्लाई, तो इन्होंने क्या करा, मार्केट सप्लाई प्राइस है वो नेचुरल प्राइस से ज़्यादा है। यानी कि मार्केट प्राइस जब नेचुरल प्राइस से ज़्यादा है तो डिमांड यहाँ पे क्या हो गई, ज़्यादा है। डिमांड इससे ज़्यादा है। कौन से पॉइंट में डिमांड ज़्यादा है? पीई, ये पीई वाला जो पॉइंट है वो पी क्यू से ज़्यादा है। पीई किससे ज़्यादा है? पी क्यू से। पीई वाला जो पॉइंट है वो पी क्यू से ज़्यादा है। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया है। तो जब डिमांड ज़्यादा रहेगी तो ये क्या करेंगे, मार्केट प्राइस हाई रहेगी तो इन्होंने क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। एक तरीके से इस पॉइंट से देखा जाए कि प्राइस हाई में सप्लाई ज़्यादा करते हैं तो वो भी पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। और इस पॉइंट से देखें कि डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, तो इस पॉइंट से भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, मार्केट सप्लाई जो पीई पी क्यू से ज़्यादा है, सो मार्केट प्राइस इज अबव द नेचुरल प्राइस। इसलिए मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया, जैसे डिमांड कम हो जाए और सप्लाई भी सेटिस्फाई हो जाए। तो मार्केट प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई तो ज़्यादा करेंगे, सप्लाई तो ज़्यादा करेंगे इस पॉइंट में। ये जो है पॉइंट सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इन्होंने क्या करा, मार्केट प्राइस को बढ़ा दी, जैसे सप्लाई भी ज़्यादा और डिमांड अपने आप कम भी हो जाए और डिमांड सेटिस्फाई हो जाए एक तरीके से। जैसे डिमांड गुड्स की ज़्यादा है तो इन्होंने क्या करा, नेचुरल प्राइस से मार्केट प्राइस बढ़ा दिया, तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो देन इन्होंने डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया। तो इस चीज़ को हमने समझा, इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ हायर देन नेचुरल प्राइस द सप्लाई विल इंक्रीज एंड विल ब्रिंग द मार्केट प्राइस डाउन टू इट्स नेचुरल प्राइस। यहाँ पे ये पॉइंट सेटिस्फाई होता है कि अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है नेचुरल प्राइस से ज़्यादा तो सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट प्राइस सप्लाई को बढ़ा देगा। सिमिलरली इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन नेचुरल प्राइस द सप्लाई विल increase and push the market price to down to the natural price। अब सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे डिमांड लेस है, सप्लाई तो वो ही रहेगी, सप्लाई सेम रहेगी, सप्लाई इंक्रीज ही होगी हमेशा, चाहे मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो या घटे, लेकिन डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस से कम है। नेचुरल प्राइस हाई है, अब नेचुरल प्राइस यहाँ पे है, पहले से प्राइस ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस कम ही रहेगी यहाँ पे। क्योंकि डिमांड नहीं है उसकी। नेचुरल प्राइस किसी चीज़ की पहले से ही ज़्यादा है तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, तो जो पोर्शन होगा डिमांड का और सप्लाई का जो गैप है वो
ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा सप्लाई से। तो इन्होंने एक चीज़ बताई कि इस पॉइंट में पी ई लेस देन पी क्यू है, पी ई वाला जो पॉइंट है पी ई इज़ लेस देन पी क्यू। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया है पी ई इज़ लेस देन पी क्यू, यानी कि डिमांड कम है। क्यों डिमांड कम है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल प्राइस ही ज़्यादा है, पहले से ही प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड कम रहेगी, और डिमांड कम रहेगी तो मार्केट प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली क्या बता रखा है इन्होंने कि मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस के अंदर डिमांड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचुरल प्राइस अगर पहले से ही ज़्यादा है तो डिमांड कम रहेगी, गुड्स को लोग कम खरीदेंगे क्योंकि शुरुआत की प्राइस ही ज़्यादा है। और अगर नेचुरल प्राइस मार्केट प्राइस से कम रहती है तो यहाँ पे डिमांड उसकी हाई रहेगी, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। और सेकंड डायग्राम में हमने क्या देखा, डिमांड इज़ लेस देन मार्केट सप्लाई, क्योंकि नेचुरल प्राइस ज़्यादा है। और अगर इनमें इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट देखें तो आखिरी में यह आता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है इनको, जब मार्केट प्राइस नेचुरल प्राइस के बराबर हो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होता है, जहाँ पे डिमांड क्यू पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई मीट करे एक दूसरे को, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे एक दूसरे को मीट करे। ये सप्लाई वाला पॉइंट, ये डिमांड वाला पॉइंट, ये एन पी वाला, एन पी इज इक्वल टू एम पी। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस सेटिस्फाई होता है और डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को इन्होंने इन चीज़ को समझाया है यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी के अंदर। नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस अलग होता है, और दोनों के तीन एस्पेक्ट दिए। पहला एस्पेक्ट दिया है, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है नेचुरल प्राइस से तो सप्लाई तो इंक्रीज़ होगी, अगर मार्केट प्राइस कम है नेचुरल प्राइस से तो भी सप्लाई इंक्रीज़ रहेगी, लेकिन डिमांड में फ़र्क आएगा। डिमांड में पहले अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है नेचुरल प्राइस से तो डिमांड बढ़ी रहेगी, अगर मार्केट प्राइस कम है नेचुरल प्राइस से, नेचुरल प्राइस ज़्यादा यानी कि पहले से ही प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड को क्या कर देंगे, कम करेंगे, डिमांड इज़ लेस देन मार्केट सप्लाई। और अगर नेचुरल प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है तो डिमांड सप्लाई के बराबर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ज़्यादा क्यों होता है, ज़्यादा मार्केट प्राइस पे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में नेचुरल प्राइस कम ही है, कोई चीज़ मार्केट में आती है कम वैल्यू के साथ, सस्ती चीज़ आती है तो उसकी डिमांड शुरुआत में ज़्यादा रहती है। तो मार्केट प्राइस अलग है, नेचुरल प्राइस स्टार्टिंग की प्राइस है जो शुरुआत में आती है। मार्केट प्राइस कब बढ़ाई जाएगी, जब उस चीज़ की डिमांड ग्रेटर होगी। नेचुरल प्राइस अगर कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को मेंटेन करने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू सप्लाई मेंटेन करने के लिए मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है। और इसी का वाइस वर्सा अगर देखा जाए कि अगर पहले से ही नेचुरल प्राइस ज़्यादा है तो लोग कम डिमांड करेंगे, तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस कम रख देंगे, जिससे लोग उस चीज़ को, इस केस में देखा है कि नेचुरल प्राइस ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, तो डिमांड क्या कर देंगे, कम रखी होती है। कोई चीज़ महंगी आती है तो डिमांड कम है, तो उस चीज़ में क्या होगा, मार्केट प्राइस कम कर देंगे, जिससे डिमांड अपने आप बढ़ जाए, और डिमांड बढ़ जाए तो सप्लाई मीट हो जाए। तो दोनों पॉइंट का फाइनल कंक्लूजन यही है कि डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, सो मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस आर इक्वल। तो एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी ऑफ वैल्यू में पूरा इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी ऑफ वैल्यू में हर चीज़ को समझाया है। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या बताया उसका एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज बताया। सेकंड इन्होंने यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और पावर ऑफ परचेसिंग के बारे में बताया, वाटर पैराडॉक्स के बताया और डायमंड पैराडॉक्स के बारे में बताया। फिर इन्होंने रियल प्राइस के बारे में बताया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कॉस्ट प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में बताया। फिर उन्होंने इस नेचुरल रेट और उस चीज़ के बारे में बात करी, मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस के बारे में। उससे पहले इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल का रोल बताया, और आखिरी में इन्होंने मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस के कर्व को एक्सप्लेन करा, कर्व को समझाया, और दोनों का रिजल्ट यहाँ पे डिमांड को सप्लाई के इक्वल करना, नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस जब इक्वल होती है, इस कंक्लूजन पे इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ वैल्यू को एक्सप्लेन करा है। तो आज हमने बात करी थ्योरी ऑफ वैल्यू जो एडम स्मिथ के द्वारा बनाई गई है, और थ्योरी ऑफ मनी जो एडम स्मिथ के द्वारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। दोनों थ्योरी को एडम स्मिथ ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करा है, तो उस चीज़ को आज हमने समझा है।